हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने, वैसे प्रीवियस लेक्चर हमारा छोटू सा लेक्चर था और उस लेक्चर के अंदर हम लोग ने एसोसिएटेड कोलॉइड्स को कंप्लीट किया था। खास करके एसोसिएटेड कोलॉइड्स में हमने उसका जो क्लेंजिंग ऑफ सोप वाला छोटा सा पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, यानी कि क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप जो था वो छोटे से पार्ट को कंप्लीट करके हमने वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स को कंप्लीट किया। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात करें तो उसके 3 टाइप थे जो हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया। और उसके बाद कल के वीडियो लेक्चर में हमने कोलॉइड्स की प्रिपरेशन मेथड को शुरू कर दिया था। हमने क्या शुरू किया? हमने कोलॉइड्स की प्रिपरेशन मेथड को शुरू कर दिया था, यानी कि कल के लेक्चर में। अब बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ने केमिकल रिएक्शन मेथड को कंप्लीट किया था। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ने केमिकल रिएक्शन मेथड को कंप्लीट कर लिया था। हालांकि जो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड मेथड है उसके 3 मेथड हमें टोटल पढ़ने होते हैं। यहां पर 3 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन भी 3 थे, प्रिपरेशन भी 3 है। ठीक है, तो अब देखो, बेसिकली हम लोग पहले हमने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसका प्योरिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को ठीक से एनसीईआरटी बुक के मुताबिक कर रहे हैं। अब हमने यहां पर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात करें, उसमें जो पहली मेथड थी दैट इज केमिकल रिएक्शन मेथड। अगर उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर ले पहले 2 से 5 मिनट में, फिर हम लोग आगे की मेथड में जाएंगे। और आज ही के इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स को मैं आपको कंप्लीट करवा लूंगा। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लाइक वहां पर बात की है कि भाई AS2O3 + 3H2S, तो वहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है जिसमें आर्सेनिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के वहां पर सल्फर आ रहा है। SO2 और H2S को रिएक्ट करवा तो हमें सल्फर का सोल मिला। एंड फिर तीसरी मेथड में हमने FeCl3 एंड वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, तो हमें वहां पर FeOH थ्राइस मिला एंड HCl मिला। फिर हमने गोल्ड को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें गोल्ड का एक सोल मिला। तो टोटल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो केमिकल रिएक्शन मेथड पढ़ा कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसके कुल मिला के 4 मेथड्स हमने पढ़े, उसके अंदर 4 रिएक्शंस पढ़े। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक और नई मेथड एंड टेक्निक से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सेकंड नंबर का टेक्निक जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो मेथड है ये काफी इंटरेस्टिंग मेथड है, काफी फंडामेंटल चीज है। यहां पर जरा ध्यान देना। ठीक है, अब पहली मेथड, अब यहां पर जो हमारे लिए दूसरी मेथड है दैट इज इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड, या फिर उसका दूसरा नाम है दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क। अब ये इलेक्ट्रिक आर्क शब्द आया तो शायद आपने फिजिक्स में इसके बारे में, शायद आई डोंट नो, बट सिलेबस में कहीं चैप्टर में कहीं पढ़ा हो, शायद आई डोंट नो वो कहाँ होगा या होगा ही भी नहीं, बट शायद आपने पढ़ा होगा। आर्क क्या होता है बच्चों? क्या कभी आपने ये सोचा है आर्क क्या होता है? देखो, मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो तो हमने देखा है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसको आपने देखा है। बेसिकली आपने आर्क को देखा हुआ है बच्चों। यू हैव सीन आर्क, आपने आर्क को देखा हुआ है। कहां पर देखा है आपने आर्क को? जैसे आपने कोई भी एक बल्ब लिया बच्चों, यू हैव टेकन सम बल्ब यू, जैसे ये बल्ब है तो बल्ब में आपने चेक किया होगा, यूं जब लाइट होता है तो यूं एक प्रकार का आर्क बनता है। इलेक्ट्रिक के जैसे वो जो ब्लूइश लाइन टाइप बनता है इलेक्ट्रिक आर्क,
मैं बने तो आपको एक फोटो दिखा दूं उसका, अगर मिल जाए तो मैं आपको उसका एक फोटो दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक आर्क का, तो आप बोलोगे कि हाँ हमने वो देखा है। वो जो बनता है ना वहां पर, वेट करिएगा बच्चों, मैं आपको इलेक्ट्रिक आर्क दिखा दूं। उसका फोटो मैं सर्च ही कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन में। हाँ मिल गई मुझे इमेज। इलेक्ट्रिसिटी से जो वो इस लाइन टाइप बनता है ना दो वायर्स के बीच में, जैसे बिजली कड़कती है तो कैसा होता है, हाँ उसको इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं, इलेक्ट्रिक से बनने वाली आर्क। ये रहा देखो फोटो, इलेक्ट्रिक आर्क दिखाई दे रहा है, ये रहा देखो। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ये वाला इलेक्ट्रिक आर्क का। अगर वो फोटो ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये रहे आर्क, और भी आर्क दिख रहे हैं, ये है ये है, ये सारे इलेक्ट्रिक आर्क है बच्चों, दिस आर इलेक्ट्रिक आर्क, समझे। तो ऐसा एक इलेक्ट्रिक आर्क इस प्रोसेस में होता है। देखो उसके बारे में अपने को ये पढ़ना है। ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक आर्क, अब ये तो ऐसा एक वायर जैसे रहता है, तो वो कड़क मतलब कि चमकती है, बिजली कड़कती है ना, तो वो लाइन लाइन जैसा जो बनता है ना, उसको आप समझ सकते हो कि वो एक इलेक्ट्रिक आर्क है। तो चलिए देखते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान से देखना। अभी हम उसके आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रैडिक्स आर्क मेथड। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये कौन से टाइप के मेटल के सोल यानी कि कोलिडेड सॉल्यूशन बनाने में काम आता है, पहले हम वो लिखेंगे। दिस मेथड, देखो पहली बात, दिस मेथड is for this method is for the non-reactive metals, like ये मेथड किनके लिए है, तो जो भी नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए होते हैं, लाइक Ag यानी कि सिल्वर, ए यानी कि गोल्ड, पीटी यानी कि प्लेटिनम एक्सेट्रा। तो ये मेथड खास करके इन एलिमेंट्स के सोल बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये मेथड्स खास करके इनके सोल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हाँ। अब लाइक इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे। हमें एक बहुत ही बड़ा कंटेनर लेना होता है, इसके इस एलिमेंट के, इस मेटल के जो भी हमें सॉल्व बनाना होगा, हमें एक बड़ा कंटेनर लेना होगा। ठीक है, जैसे ये कंटेनर लिया, उसके अंदर एक छोटू सा कंटेनर और लेना होगा। अब यहां पर हमने क्या किया है, बर्फ ही बर्फ भर दिया है। ठीक है, हमने आइस बाथ बना दिया पूरा।
ठीक है, हमने बहुत सारे आइस के क्यूब रख दिए हैं। ठीक है, आइस बात, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ी स्पेस जरूरत है मुझे। अब जरा ध्यान देना, लाइक हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए यूं, दो इलेक्ट्रोड्स हमने ले लिए और दोनों में हमने सॉल्यूशन, मतलब कि इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन भर दिया है। देखो जरा ध्यान से समझोगे तो क्लैरिटी होगी। अब इसको हमने इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया यूं, एक मिनट। हाँ, ठीक है, ये मान लो कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पर ये दो जो है वो इलेक्ट्रोड्स है, दे आर इलेक्ट्रोड्स। ये दो क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड्स है बच्चों, दिस आर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स में आएगा। ओके, अब ध्यान से देखना, हमने दो इलेक्ट्रोड्स रख दिए यहां पर, नीचे के उसके टिप पार्ट में हमने वही मेटल का कोई एक पीस लिया होगा। लाइक मान लो कि भी मैंने गोल्ड का पीस लिया हूं, वही मेटल का एक पीस हमने ले लिया। इनका जरा सा आपने लेबलिंग करते हैं, ये आइस बात है। ठीक है, यहां पर ये टिप ऑफ इलेक्ट्रोड है, टिप ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो टिप ऑफ इलेक्ट्रोड है वहां पर हमने एक मेटल का टुकड़ा रख दिया, पर कौन सा मेटल, जो नॉन रिएक्टिव है वैसे मेटल का टुकड़ा हमने ले लिया। ये जो सॉल्यूशन है वो डिस्पर्जन मीडियम है, इट इज डिस्पर्जन मीडियम माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। अब बच्चों बेसिकली होगा क्या, आप जैसे ही हाई वोल्टेज करंट देते हो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, आप जैसे ही हाई वोल्टेज करंट देते हो उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, होता यह है कि तुरंत ही ये जो सॉलिड है हमारे पास गोल्ड, वो वेपराइज होता है, यानी कि सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ये वेपर बन जाए तो ये सीधा उड़ जाएगा, यानी कि अगर गोल्ड का हमने छोटा सा भी टुकड़ा लिया तो वो तो उड़ जाएगा। हमें यहां पर गोल्ड का सॉल्व बनाना है, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। समझ रहे हो आप लोग। अब अगर मान लो कि भी मैंने ये आइस बात नहीं रखा होता तो ये गोल्ड का जो सोल है, मतलब कि जो गोल्ड है वो हाई इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर, आर्क बनने पर मेल्ट होता, बेसिकली वो वेपर बन के सीधा उड़ जाता। अगर 1 किलो भी गोल्ड होता तो आज के भाव के मुताबिक 55 लाख का लॉस होता। लेकिन ऐसा ना हो और कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इसमें आसपास में आइस बात रखते हैं जो इस डिस्पर्जन मीडियम को एकदम ठंडा रखते हैं। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक आर्क मिलेगा, ये वेपर बनेगा, तुरंत ही ये सॉलिडिफाई होगा और इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, यही पार्टिकल्स यहां से वहां फैलना शुरू होंगे। लाइए इसके लिए अलग कलर लेते हैं, यहां से वहां फैलना शुरू होंगे। अब क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स कोई एक जगह पर स्पेशली, क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स कोई एक जगह पर क्या होगा, एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह पर इकट्ठा होंगे। लाइक यहां से इधर पार्टिकल आया, इधर आया होगा, बराबर के नहीं। यानी कि हुआ क्या होगा, बहुत सारे ये गोल्ड के जो पार्टिकल है, लाइक ये एयू है, 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 ये इकट्ठा होके, वैसे तो ये पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटू से होते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी साइज में छोटे होते हैं। यानी कि ये तो पहले फिलहाल ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं,
लेकिन धीरे धीरे नीचे सेटल होते हैं, तब ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बड़े बड़े पार्टिकल बनते हैं जिसकी साइज कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में हो जाती है, यानी कि 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज आ जाता है। समझे? तो इनका जो साइज है वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि पार्टिकल इकट्ठा हो। अरे आप खुद से सोचिए कि अगर हमारे पास मान लो कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल है और वो इस तरह से जुड़ा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, और अगर आप मान लो कि भाई उसको क्या दे रहे हो, तो उसको हीट कर रहे हो, तोड़ रहे हो कोई भी टेम्परेचर या कंडीशन क्रिएट करके, तो मॉलिक्यूल अलग अलग फैल जाएंगे, दूर दूर फैल जाएंगे। समझे कि नहीं? मॉलिक्यूल दूर दूर फैल जाते हैं। तो यही मॉलिक्यूल नीचे इकट्ठा होके क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। समझे? और इस मेथड से हमें एक गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन मिल गया है ना। कितना इजी। यहाँ पर एक आर्क बनता है, समझ गए ना आर्क क्या होता है? हाई वोल्टेज देते हैं, तुरंत ये वेपराइज होना चाहिए, पर क्योंकि आइस बात रखा है वेपराइज नहीं होता, उसके छोटे छोटे पार्टिकल बन के नीचे कलेक्ट होते हैं। यही पार्टिकल इकट्ठा होकर कोलोइडल पार्टिकल के साइज के मुताबिक बन जाते हैं। अब इसके थियरी पार्ट पे जाते हैं, हम इसकी थियरी पार्ट पे जाते हैं। थोड़ा सा थियरी में तो लिखना पड़ेगा, फिर मैं आपको इसको पढ़ने का भी टाइम दूंगा। आई विल गिव यू टाइम टू रीड ऑल्सो। थियरी पार्ट पे जाते हैं बच्चों। अब आगे देखो इसकी थियरी पार्ट। दिस मेटल्स आर प्लेस्ड एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड हाई वोल्टेज, आराम से लिखते हैं। दिस मेटल्स आर प्लेस्ड at the tip of the electrodes, at the tip of the electrodes and a high voltage is applied by the electrode, जो मैंने आपको समझाया ना, उसकी मैं थियरी भी लिख के दे रहा हूँ आपको, ताकि देखो ये ब्रेडिक आर्क मेथड और इसके बाद की जो मेथड है पेप्टाइजेशन, इन दोनों में से एक मेथड बोर्ड एग्जाम में आती ही है, ये पक्के में बात है। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी। ओके, आगे जाते हैं अब हम लोग। सो बाय द इलेक्ट्रोड, सो दैट क्या होगा, सो दैट मेटल्स गेट्स वेपराइज्ड, so that metals get vaporized, metals क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। and due to ice bath, ice bath की वजह से the vapors of metal get condensed, the vapors of metal get condensed, वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं into small aggregates, छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं into small aggregates, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं of metal atoms, ठीक है, of metal atom that lies in colloidal range, and colloid is formed, इस तरह से हमें कोलोइड का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने जो आपको पूरा एक्सप्लेन किया ना, उसकी थियरी हमने बाजू में छाप दी है, ठीक है। एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं, फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा, पढ़ लेना आराम से और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना। ऐसे मेटल्स को कहाँ रखा जाता है, टिप में रखा जाता है, फिर इलेक्ट्रॉड्स के टिप, फिर हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है, उसी की वजह से मेटल के जो वहाँ पर मेटल का जो टुकड़ा है
वो वेपराइज होकर आइस बात की वजह से उसके छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे जो नीचे इकट्ठा होंगे और वो कलेक्ट होंगे छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर, और उसकी जो साइज़ है एग्रीगेट होके कोलोइडल पार्टिकल के साइज़ की हो जाएगी। और इस तरह से हमें, क्योंकि प्रॉपर डीएम हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक प्रॉपर कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी सेकेंड मेथड जो है दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, यानी कि ब्रैडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं, वो कंप्लीट होती है बच्चों। मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट तक ये चला रहा हूँ वीडियो, आप रीड कर लो, एक बार आराम से रीड कर लो, फिर हम लोग आगे जाते हैं थर्ड मेथड पे। आज हमें वो थर्ड मेथड भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। वी वांट टू कंप्लीट द थर्ड मेथड ऑल्सो। हाँ ओके बच्चों। ओके, आई होप कि आप लोग ने अब इसको रीड कर दिया होगा। वैसे मैंने आपको सफिशेंट टाइम दिया है इसके रीड करने के लिए। आप एक आध बार ब्रैडिक आर्क मेथड का वीडियो, एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब से, थोड़ा सा अंदाज़ा अच्छा आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, चलो। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, दैट इज़ ब्रैडिक्स आर्क मेथड का। Braddock's arc method. This method is widely used in preparation of colloidal solution of metals like gold, silver, platinum, etc. The method uses 2 rods of metal which we want to disperse as electrodes. These rods are immersed under the dispersion medium, in this case, water along with some stabilizing agent like potassium hydroxide. The whole setup is placed inside an ice bath or cold bath. The ice mixed with a little salt to make sure the ice doesn't melt so fast. The ice bath ensures the water remains cold. When the electrodes are charged using electricity, an arc is formed at the end. Due to the arc, दिखाइए a आर्क। huge amount of heat is generated, causing the metal to vaporize. Since the water is still cold, the metal immediately देखा उसके वेपर condenses बन रहे back थे, to solid पर मेटल and एकदम सॉलिड बन disperses गया। to form the colloidal और देखो solution. येलो कलर का या गोल्ड का सॉल्यूशन बन गया। देखा ना आपने, ये एक सबसे अच्छी मेथड थी। अच्छा एनिमेटेड वीडियो था, सिर्फ 1 ही मिनट का वीडियो था, लेकिन ये आपको काम आए ऐसा वीडियो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये
ब्रेडिक्स आर्क मेथड कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड है इसका। कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम अब लेंगे, दैट इज पेप्टाइजेशन। छोटू सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके जैसा ही है। थर्ड मेथड हमारे पास है, दैट इज पेप्टाइजेशन। ध्यान से देखे ना तो थोड़ा मजा भी आएगा। मजेदार टॉपिक है ये, इजी भी टॉपिक है सारे। ओके, अब हम लोग करते हैं दैट इज पेप्टाइजेशन। टॉपिक नंबर 3, दैट इज पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन में जैसे मान लो कि हमें बंद करना है किसका, तो लाइक FeCl3 है और उसको 3H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो FeOH थ्राइस मिला एंड 3HCl हमारा बाय प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर DP है यानी कि डिस्पर्जन फेज है जो सॉल्यूशन बनाता है, और इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं पार्टिकल्स जो कंटेनर के अंदर नीचे कलेक्ट होंगे। लाइक कंटेनर हमने ये लिया है, ठीक है, और ये कंटेनर के नीचे के पार्ट में ये FeOH थ्राइस के जो पार्टिकल रहते हैं वो कलेक्ट होते हैं बच्चों। वो नीचे कलेक्ट हुए। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना यहां पर ये क्या है, तो ये DM है, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, यहां पर हमारे पास FeOH थ्राइस के पार्टिकल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलोइडल पार्टिकल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलोइडल पार्टिकल्स है। ये क्या है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलोइडल पार्टिकल है। अब हम लोग को क्या करना है, कोई इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। तो कैसे करेंगे, ऐड इलेक्ट्रोलाइट। हमने अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, तो वो कॉमन आयन वाला होना चाहिए। अब ये कॉमन आयन यानी कि क्या, यानी कि ये होता है कि हमारे पास यहां पर जो FeOH थ्राइस के PPDs बने तो उसमें 2 आयन होते हैं। एक होता है Fe3+ का, एन हो सकता है OH- का, समझे। तो उनमें से कोई भी एक आयन कॉमन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, समझ गए, क्लैरिटी आ गई। मान लो कि भी मैंने डाल दिया है इधर, कॉमन आयन लिया है, दैट इज Fe3+ है, और लिया मैंने OH-, दोनों में से कोई भी एक आयन इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि भी मैंने चूज किया FeCl3, ठीक है, FeCl3 चूजन, हमने FeCl3 को चूज कर लिया बच्चों, वी हैव सिलेक्टेड FeCl3। अब FeCl3 में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर Fe+3 जो है वो FeOH थ्राइस में कॉमन हुआ, बराबर कि नहीं। अब क्या होगा, हमारे पास जो FeOH थ्राइस के आयन्स है, पार्टिकल्स है, PPDs है, उसके ऊपर FeCl3 की परत बनना शुरू होगा। यानी कि यहां पर ये जो FeOH थ्राइस है बच्चों, उसके ऊपर ये जो आपको पार्टिकल दिख रहा है ना, वहां पर FeOH थ्राइस के ऊपर Fe+3 आना शुरू करेंगे। क्या आएंगे,
Fe+3 जो है Cl- तो यहां से वहां पूरे में रहेंगे। अब इसमें से हमारे पास ये Fe+3 है, वो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये इसके ऊपर के पार्ट में कवर कर लेगा और एक बड़ा यू पार्टिकल बन जाएगा, समझे? यानी कि FeOH थ्राइस के ऊपर Fe+3 आ जाएगा और ये एक प्रकार का पॉजिटिव आयन बनेगा। यानी कि ये पूरे में ये सारे वो जितने भी FeOH थ्राइस के जो गोल गोल पार्टिकल दिख रहे हैं ना, वो FeOH थ्राइस के। अब उसका कॉमन यहां पर Fe+3 आया, उसी के नाती का इन लोग ने खींच लिया, P फॉर P, समझे कि नहीं? अपना कोई व्यक्ति, मान लो अपन फॉरेन रहते हो, यूएस रहते हो और अपना कोई रिलेटिव आए, तो अपने मान लो कि भी पहचानते भी ना हो, दूर का कोई रिलेटिव हो, कभी 10 साल में एक बार मिले हो, अगर वो आया तो अपन तुरंत उसको आ जा भाई, तू मेरे यहाँ पर आ जा, मैं सेट कर दूंगा तुझे, समझे कि नहीं? ये पूरे पॉजिटिव पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। अब बच्चों अगर ये सारे पूरे पॉजिटिव आयन बन गए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करना शुरू करेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। देखो कितनी मजेदार टॉपिक है ये आप समझते जाओ, इमेजिन करते जाओ, जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। तो ये जैसे इकट्ठा होंगे, अब क्या हो जाएंगे ये, एक सेकेंड, ये इस तरह से। अब अपने पास जो पूरा डीएम है, वो डीएम के अंदर क्या होगा? तो इस तरह से बहुत सारे प्लस प्लस, ये पीपीटीज पूरे में फैल जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे और ये बन गया कोलोइडल सॉल्यूशन। कितना आसान था। ये हमारे पास डीएम है, हमें डीपी की जरूरत थी, वो भी मिल गई, और इसी तरह से डीपी डीएम दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? तो कोलोइडल सॉल्यूशन बना दिया। मिल गया हमें कोलोइडल सॉल्यूशन। कितना आसान है, मिल गया हमें कोलोइडल सॉल्यूशन। अब यहां पर हमने Fe+3 डाला, इसलिए ऐसा हुआ। अगर इसकी जगह पर हमने ऐसा किया होता कि NaOH डाला होता, तो इसका इस पार्टिकल के अंदर OH- है, तो वो OH इस पे अटैक करता और यहां पर हर जगह पर नेगेटिव नेगेटिव बनता, और वो नेगेटिव क्या होते? पूरे में फैल जाते। वो नेगेटिव क्या होते? वो पूरे में फैल जाते। मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? इट वुड हैव बीन स्प्रेड इन द एंटायर पार्ट। पूरे में वो फैल जाता, पूरे में वो फैल जाता, और वहां पर भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता। यानी कि हमें यहां पर एक अप्रोप्रिएट कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट लेना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी थियरी पार्ट चलिए लिखते हैं। काफी लंबी थियरी है इसकी, ऊपर से लेकर नीचे तक लिखूंगा। दिस टेक्निक is used to prepare a colloidal solution, is used to prepare a colloidal solution। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने में यूज होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन करते क्या है उसमें? सॉल्यूशन फ्रॉम a freshly prepared PPT, precipitate, by shaking the PPT with DM by adding a suitable electrolytes, that is peptizing agent, ठीक है? यहां पर क्या हो गया? ये पेप्टाइजिंग एजेंट हो गया है। समझे? पेप्टाइजिंग एजेंट, वो तो आपको क्लियर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया। नाउ यहां पर हमें कैसा लेना है? इलेक्ट्रोलाइट पेप्टाइजिंग एजेंट should contain a common ion as that of the precipitate, so that the common ion of peptizing agent gets adsorbed on the precipitate and it gain a charge either positive or negative, and hence due to same charge repulsion takes place and colloid is formed.
हमें ये भी चेक करना है कि भाई ये चार्ज एब्जॉर्ब हो जाए और हो जाने के बाद ये सारे सेम चार्ज को एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो पहले ही पीपीटी नीचे इकट्ठा जब पूरे में फैल जाएंगे तो हमें कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो जाए। तो ये मेथड है पेप्टाइजेशन। यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों मेथड को कंप्लीट किया। इसमें आगे जाते हैं उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट। कम ऑन, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कंप्लीट कर लो बच्चों, फिर आगे जाएंगे। अगर हो पाए तो मैं इसका भी वीडियो चेक कर लेता हूँ, अगर मिल जाए तो एनिमेटेड वीडियो, तो हमारे लिए वो बेहतर होगा अगर एनिमेटेड वीडियो मिलेगा तो। हाँ मिल गया है मुझे, बढ़िया। आप खुद से भी सर्च कर सकते हो ऐसा कोई वीडियो। चलिए ये वीडियो चेक करो। Peptization is the process of converting a precipitate into colloidal form by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte. The electrolyte used for this purpose देखो is यहाँ पर called ये peptizing agent. शेकिंग करना जरूरी है तो प्रॉपर हो During जाएगा। peptization, the precipitate adsorbs one of the ions of the electrolyte on its surface. The adsorbed ion is generally common with those of the precipitate. This causes the development of positive or negative charge on precipitates, which ultimately break up into smaller particles having the dimensions of colloid. समझ गए? हाँ, तो यहां पर हमारी सेकेंड मेथड जो थी पेप्टाइजेशन, मतलब कि बेसिकली ये हमारा आज का सेकेंड मेथड है, आज का सेकेंड टॉपिक है। बाकी अपना तो ये थर्ड टॉपिक यानी कि थर्ड प्रोसेस है जिससे हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। वैसे ये आखिरी 2 मेथड बहुत ही मज़ेदार थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और समझ में भी आ गए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो अपने वीडियो, कमेंट भी करो। हम लोग बहुत मेहनत करके खूब मन लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। अब आपकी भी ड्यूटी है कि आप खूब मेहनत से ये सारे प्रोसेस को, ये जो भी हम खुद पढ़ा रहे हैं, पूरे वीडियो लेक्चर को अटेंड करो, उसकी नोट्स बनाओ और घर पे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। पर बच्चों देखो, ये हमारा करियर है, आपके खुद का करियर है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है कुछ बनने की। टीचर सारे ट्राई कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत ही समझा रहे हैं, आपके पीछे मेहनत भी कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब आपका ड्यूटी है कि आपको भी अपने प्रति ऑनेस्ट होकर मेहनत करना है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो के मेहनत करो, कोई प्रकार का चीट मत करो। वीडियो को फास्ट करना, कुछ भी लिख देना, ये नहीं। ईमानदारी से पूरा वीडियो अटेंड करो, पूरी हर एक डिटेल्स जो हमने लिखवा रहे वो लिखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर नियर स्टूडेंट्स।